हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी के। आई होप एकदम बढ़िया होंगे। कैसी चल रही हैं आप सभी की स्टडीज। आई नो कोरोना के केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए सभी प्रिकॉशंस लें और सेफ रहें। साइकोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए स्टार्टिंग से इस पर फोकस बनाकर चलिएगा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3, मीटिंग लाइफ चैलेंजेस पार्ट 3। पार्ट 2 में हमने लाइफस्टाइल तक ऑलरेडी कवर कर लिया था। इन केस आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। लर्न करो क्लास 11 एंड 12 और मैं हूं श्रेया, आपकी साइकोलॉजी मेंटर। ऑलराइट, तो इसमें आपका सबसे फर्स्ट टॉपिक है कोपिंग विद स्ट्रेस। अब कोपिंग का मतलब क्या होता है, आप कैसे स्ट्रेस को ओवरकम कर पाते हो। ऑलराइट, सो कोपिंग इज अ डायनामिक सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन। अब कौन सा सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन है ये, कौन सा स्ट्रेसफुल कंडीशन जिसमें आपकी आ रही है, काफी स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है, तो उसमें आप कैसे उसे ओवरकम कर पाते हो, उस प्रोसेस को बोलते हैं कोपिंग। सो इट इज अ सेट ऑफ कॉन्क्रीट यानी कि काफी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन और इवेंट्स। जो भी स्ट्रेसर्स होते हैं उनके रिस्पॉन्स पे जो हमारा इवेंट्स होते हैं बॉडी के अंदर साइकोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकली, वो सब आते हैं हमारे कोपिंग मैकेनिज्म में। ऑलराइट, दैट आर इंटेंडेड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम एंड रिड्यूसेस henceforth stress. So the way we cope with stress often depends on rigid deep seated beliefs. कैसे हम कोई भी कोप अप करते हैं स्ट्रेस से, वो हमारे किस पे डिपेंड करता है, हमारे बिलीव्स पे, जो कि हमारे अंदर काफी डीपली रूटेड होते हैं एंड दे आर बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस। जैसे कि व्हेन यू आर कॉट इन अ ट्रैफिक जैम, तो आप काफी एंग्री हो जाते हो। क्यों? बिकॉज वी बिलीव दैट द ट्रैफिक शुड मूव फास्टर, क्योंकि मे बी आपको अपनी वर्क प्लेस पे जाना हो और ट्रैफिक जैम में आपके 10 to 15 मिनट्स वेस्ट हो गए हो, तो आप लेट हो जाओगे वहां पर पहुंचने में, इसलिए आप बहुत एंग्शियस हो जाते हो, काफी एंग्री हो जाते हो। फर्दर, to manage stress we often need to realize or reassess the way we are thinking. जब हमें कोपिंग मैकेनिज्म की बात करेंगे तो हमें अपने थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करना होगा, रीअसेस करना होगा कि हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कैसे ओवरकम कर सकते हैं एंड लर्न कोपिंग द स्ट्रेटजीज। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी डेली 10 to 15 मिनट ट्रैफिक जैम में वेस्ट होते हैं, तो आप इसका कोपिंग मैकेनिज्म कैसे अपने आप बिल्डअप कर सकते हो। आप ये कर सकते हो कि आप अपने घर से 10-15 मिनट अर्लियर चलो, तो अब आपके पास ये 10-15 मिनट इन हैंड होंगे एक्स्ट्रा। अब अगर ट्रैफिक जैम होगा वहां पे ये यूटिलाइज हो जाएंगे, तब आप में एंगर नहीं क्रिएट होगा, स्ट्रेस नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि ये तो आपने ऑलरेडी एक्स्ट्रा ही ले रखे थे। तो ऐसे ही हम सभी डिफरेंट डिफरेंट कोपिंग मैकेनिज्म को अडॉप्ट करते हैं अपनी लाइफ में इंडिविजुअली। ऑलराइट, नेक्स्ट यू हैव द 3 कोपिंग स्ट्रेटजीज गिवन बाय एंडलर एंड पाकर। अब इनकी जैसे नेम है वैसे ये डिफाइनेबल भी है, जैसे कि टास्क ओरिएंटेड, इमोशन ओरिएंटेड एंड अवॉइडेंस ओरिएंटेड। जब हम टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटजी की बात करते हैं, दिस इन्वॉल्व्स ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। अब स्ट्रेसफुल सिचुएशन प्रेजेंट है, आपने उसके बारे में तो इंफॉर्मेशन ली ही ली, साथ ही साथ आपने एक ऑल्टरनेटिव कोर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन ली, और इसके साथ ही दोनों के जो प्रोबेबल आउटकम होंगे उसके बारे में भी आपने नॉलेज गैदर कर ली। उसके बाद आप सोचो कि कौन सा सबसे ज्यादा अप्रोचेबल है, कौन सा सबसे ज्यादा रियलिस्टिक है आपको फॉलो करने के लिए। सो इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग प्रायोरिटीज। अब जब आपने दोनों के बारे में सोच लिया, कोर्सेज के बारे में और दोनों के आउटकम के बारे में भी सोच लिया, अब आप प्रायोरिटी दे सकते हो अपने अकॉर्डिंगली जिसको भी आप देना चाहो, एक्टिंग सो एज टू डील डायरेक्टली विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। जैसे कि आप अपने लिए टाइम स्केड्यूल प्लान आउट कर सकते हो कि सो टाइम में आपको सो काम करना है। इस तरह से आप क्या करोगे, टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटजी आप प्लान करोगे टू अवॉइड स्ट्रेस, क्योंकि आप इससे टाइमली अपना वर्क कंप्लीट कर पाओगे। नेक्स्ट यू हैव इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रेटजी। इसमें क्या आता है, दिस कैन इन्वॉल्व एफर्ट्स टू मेंटेन होप एंड कंट्रोल वंस इमोशन। अब इमोशन वाली है तो आपको इमोशन से इस पे कंट्रोल करने होते हैं, क्योंकि इट कैन ऑल्सो इन्वॉल्व वेंटिंग फीलिंग्स ऑफ एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, और डिसाइडिंग दैट नथिंग कैन बी डन टू चेंज द थिंग्स। अब मान लीजिए कोई काफी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, अब वो चेंज तो हो नहीं सकती है, तो आप इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रेटजी में उसे कैसे प्लान आउट करोगे, जो भी रियलिस्टिक थिंग है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, वो प्रेजेंट ही है, आप उस पर फोकस ना करके काहे पे फोकस करोगे कि आप उस सिचुएशन को, उस प्रॉब्लमफुल सिचुएशन को कैसे टैकल कर सकती हो, कैसे सॉर्ट कर सकती हो। आपको अपना फोकस उसके सैड पार्ट से हटा के उसको सॉर्टिंग पार्ट पे डिवोट करना होता है। नेक्स्ट यू हैव अवॉइडेंस
ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी, यानी कि किसी चीज को आप, किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को उसके अंदर घुसने की बजाय आप उसे अवॉइड कर रहे हो, जिसमें क्या आता है, इट इन्वॉल्व्स डिनाइंग और मिनिमाइजिंग। या तो आप डिनाई कर दो, कंप्लीटली मना कर दो, या फिर कंपैरेटिवली रिड्यूस कर दो द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन। जैसे कि कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन आपके पास प्रेवलेंट है, आप उसे रिड्यूस या मिनिमाइज कैसे कर सकते हो? मे बी आप टीवी देखने लग जाओ, आप अपने फ्रेंड से बात करने लग जाओ, या उन लोगों के अलावा जहाँ पे स्ट्रेसफुल कंडीशन है उनके अपार्ट किसी और से बात करने लग जाओ। तो आप इसमें कोप अप कर रहे हो स्ट्रेस से, और उसे कैसे स्ट्रेटेजी आपने प्लान आउट करी है? आपने प्लान आउट करी है अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी, बिकॉज नाउ यू आर सप्रेसिंग द स्ट्रेसफुल थॉट्स एंड देयर रिप्लेसमेंट बाय सेल्फ प्रोटेक्टिव थॉट्स। क्योंकि जब आप अपना माइंड डाइवर्ट कर रहे हो और लोगों से बात करके, नाउ यू हैव अवॉइडेड द स्ट्रेसफुल कंडीशन। सो नाउ नेक्स्ट इज कोपिंग रिस्पॉन्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज, प्रॉब्लम फोकस एंड इमोशन फोकस। अब प्रॉब्लम फोकस में क्या आता है? इट इंक्लूड्स द स्ट्रेटजीज अटैक द प्रॉब्लम इटसेल्फ। डायरेक्टली आप प्रॉब्लम पे ही अटैक कर रहे हो क्योंकि ये प्रॉब्लम फोकस्ड है, with behavior designed to gain information to alter the event and alter belief in commitment। जैसे कि they increase the person's awareness। इसमें कुछ चीजें होती है जो इंडिविजुअल पर्सन में इंक्रीज होती है, जैसे कि अवेयरनेस, लेवल ऑफ नॉलेज एंड द रेंज ऑफ बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव कोपिंग ऑप्शंस। तो आप देख रहे हो कितनी सारी चीजें आ रही हैं इसमें, अवेयरनेस, नॉलेज, बिहेवियरल एंड cognitive coping, so they can act to reduce the threat value of the event। अब जब इतने सारे dimensions पे work होगा और stressful situation को solve करा जाएगा तो definitely वो हो ही जानी है। जैसे आप example है, I made a plan of action and followed it। अब आपकी strategy crystal clear है कि आपने ऐसे plan किया था और आपने ऐसे इसे execute करा, तो it is problem focus। problem पे आपका पहले ही focus था, उसी के accordingly आपने planning करी होगी and now you have followed it and certainly it's in a positive direction। Next you have emotion focus। इसमें क्या आता है? It includes the strategies call for psychological change designed primarily to limit the degree of emotional disruption caused by an event with minimal effort to alter the event itself। अब इवेंट तो हैपन होगा ही होगा, वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, जो भी स्ट्रेसफुल कंडीशन है वो आएगी, लेकिन आपको क्या करना है? आपको उसे मिनिमाइज करना है। जैसे कि I did something to let it out of myself। कोई भी स्ट्रेसफुल या प्रॉब्लमफुल सिचुएशन है वो आपने फेस करी और आपने उसको अवॉइड करने के लिए या उसको अपने दिमाग से निकालने के लिए सारे ही कोशिश करी, तो आपने कोशिश कर ली। इट इज इमोशन फोकस स्ट्रेटेजी, जिसका ये एग्जांपल है I did, जो भी आपने एफर्ट्स करी, समथिंग टू लेट इट आउट ऑफ माय सिस्टम, और प्रोबेबली आपने उसका मेजर पार्ट अवॉइड कर ही दिया होगा। नेक्स्ट यू हैव स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। अब स्ट्रेस को एक साइलेंट किलर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है स्ट्रेस को साइलेंट किलर? अब लाउड किलर भी तो बोल सकते थे, क्योंकि स्ट्रेस डायरेक्टली आपकी हेल्थ को हार्म नहीं करता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे, जैसे कि हम सभी को पता है काफी सारी डिजीजेस हैं जिसके की साइन और सिम्टम्स में स्ट्रेस आता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसलिए इसको साइलेंट किलर बोला जाता है। क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रेस से हमारी हेल्थ काफी ज्यादा हैम्पर होती है और उसमें काफी सारे नेगेटिव एलिमेंट्स क्रिएट होते हैं। सो इट इज एस्टिमेटेड टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन फिजिकल इलनेस एंड डिजीज। काफी सारी डिजीजेस इनडायरेक्टली और डायरेक्टली स्ट्रेस से ही रिलेटेड होती है। नाउ इसमें काफी सारी टेक्निक्स आती है। सबसे पहले आपके पास है रिलैक्सेशन टेक्निक। इसमें क्या आता है? इट इज एन एक्टिव स्किल दैट रिड्यूसेस सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस एंड डिक्रीजेस द इंसिडेंस ऑफ इलनेस। अब जब स्ट्रेस रिड्यूस होगा तो पर्सन इल भी नहीं होगा, तो इसलिए इंसिडेंस रिड्यूस हो जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज अब ब्रीदिंग। कैसे आप ब्रीथ करती हो ये भी काफी मैटर करता है। सो डीप ब्रीदिंग इज यूज्ड विद मसल रिलैक्सेशन। क्योंकि हम रिलैक्सेशन टेक्निक्स पढ़ रहे हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आता है मसल्स के रिलैक्सेशन का। जब आप काम ब्रीदिंग कर रहे होते हो, तो आपकी जो मसल्स है, रेस्पिरेटरी मसल्स है, वो सब रिलैक्स होती है टू काम द माइंड एंड रिलैक्स द बॉडी। क्योंकि जब आप प्रॉपर ब्रीथ करते हो तो आपकी ब्रीथ तक ऑक्सीजन लेवल हाई होता है और वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से होती है। सो इट इज अ सॉर्ट ऑफ रिलैक्सेशन टेक्निक। नेक्स्ट यू हैव मेडिटेशन प्रोसीजर। सुना तो हम सबने मेडिटेशन प्रोसीजर्स के बारे में, राइट? लेकिन डिटेल में होता क्या है? द योगिक मेथड ऑफ मेडिटेशन कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ लर्निंग टेक्निक्स। इसको लर्न किया जाता है, इसका एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है एंड इट इज रिफोकसिंग ऑफ अटेंशन दैट ब्रिंग्स अबाउट एन ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें एक डिफरेंट लेवल की कॉन्शियसनेस अटेन करी जाती है। जब आप मेडिटेट कर रहे होते हो
तो आपको अपनी सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं रहता है, वहां पे भले ही हैप्पी हो, वहां पे सैड एनवायरनमेंट हो या कैसा भी हो, यू हैव टू बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इट, और आपको उसके अलावा एक अदर कॉन्शियसनेस लेवल पे पहुंचना होता है अपार्ट फ्रॉम द एनवायरनमेंट इन विच यू आर डूइंग द मेडिटेशन. So it becomes, the person who is doing the meditation becomes unaware of the outside stimulation and reaches a different level of consciousness, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया. नेक्स्ट और भी काफी सारे मैकेनिज्म हैं, जैसे कि बायोफीडबैक. इसमें क्या आता है, इट इन्वॉल्व्स बेसिकली 3 स्टेजेस. क्या क्या है वो स्टेजेस? डेवलपिंग एन अवेयरनेस ऑफ द पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जैसे कि हार्ट रेट. अब बायोफीडबैक मैकेनिज्म में ना दोनों इन्वॉल्व होते हैं, फिजियोलॉजिकल भी और साइकोलॉजिकल भी. अब जैसे कि ये है साइकोलॉजिकल, आपको कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन जब होती है, हम बोलते हैं हमारा हार्ट रेट बढ़ गया है, हमारा हार्ट रेट कम हो गया है, बीपी भी इसके अकॉर्डिंगली हमारा ऑल्टर करता है कभी कभी. सो नेक्स्ट पॉइंट इज लर्निंग वेज ऑफ कंट्रोलिंग दैट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज क्वाइट एंड कंडीशन रिलेटेड. नेक्स्ट इज ट्रांसफरिंग दैट कंट्रोल इनटू द कंडीशंस ऑफ एवरीडे लाइफ. जब आप कोप अप करना सीख गए हो कि पर्टिकुलर कंडीशन को कैसे कोप अप करना है या आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है इन टर्म्स ऑफ बीपी, इन टर्म्स ऑफ हार्ट रेट, तो आप इसे कस्टमाइज करोगे अपनी डे टू डे लाइफ इवेंट्स को. नेक्स्ट यू हैव क्रिएटिव विजुअलाइजेशन. इसमें क्या आता है, कंप्लीटली इमेजिनेशन या इमेजरी, क्योंकि आप ये सब क्रिएटिवली इमेजिन कर रहे हो. ऑलराइट, दिस रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इंटरफेरेंस फ्रॉम अनबिडन थॉट्स एंड प्रोवाइड्स द क्रिएटिव एनर्जी. क्रिएटिव के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, क्रिएटिव मतलब समथिंग न्यू एवरी टाइम, एनर्जी नीडेड फॉर टर्निंग एन इमेजिन्ड सीन इनटू रियलिटी. मे भी कोई भी प्रॉब्लम का आप एक पॉजिटिव आउटकम अगर सोचोगे तो आप उसकी तरफ सारी एफर्ट्स करोगे उसे अचीव करने के लिए, और इस तरह से आप क्या करोगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी एंड मे बी आप सूनर उसको क्रिएटिवली सॉर्ट आउट कर पाओ और आप सक्सेस अचीव करो. नेक्स्ट इज कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स. कॉग्निटिव का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, इट रिलेट्स टू योर मेंटल एबिलिटीज. So there are 3 main phases in it, that is assessment. कोई भी प्रॉब्लम है उसको आप अच्छे से असेस करो, क्या क्या उसकी इंफॉर्मेशन आपको रिलेटेड अवेलेबल है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एवरीथिंग. जब आपने कर लिया है, देन स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स. अब उसमें जो भी प्रॉब्लमफुल इवेंट है उसमें आप उसको कैसे कोप अप कर सकते हो, कैसे अवॉइड कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो हमने अभी अभी पढ़ी थी. नेक्स्ट इज एप्लीकेशन एंड फॉलो थ्रू. अब उसमें से आप अकॉर्डिंगली अपने आप के लिए चूज करोगे और उसे फॉलो करोगे सॉर्ट आउट करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम को. नेक्स्ट यू हैव एक्सरसाइज. अब एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट होती है, काफी एक्सरसाइजेस हम लोगों को पता है, जैसे कि स्विमिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग एक्सेट्रा. अब इसे करना क्यों जरूरी है, बिकॉज वन मस्ट प्रैक्टिस दिस. इसका एक टाइम होता है, जैसे कि आप वीक में रोज नहीं कर पाते हो, बट एटलीस्ट 4 times you should do, and that also for 30 minutes every day. Okay, next you have promoting positive health एंड वेलबींग. अब स्ट्रेस जब आ ही गया है तो हमें क्या करना है, अभी हमने अवॉइडेंस स्ट्रेटेजीज के बारे में पढ़ा, इसके अलावा हमें क्या प्रमोट करना है, पॉजिटिव हेल्थ और वेलबींग ऑफ ए पर्सन. इसमें क्या आता है, स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी. आप अपनी पर्सनालिटी को भी तो इसके अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर सकते हो या फिर मैनिपुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये आपके हैंड्स में है. सो रीसेंट स्टडीज बाय कोबासा have shown that people with high level of stress but low level of illness. अब यहाँ पे आप ध्यान से सुनो, it is high level of stress and low level of illness. काफी contrasting है यहाँ पे. Share 3 characteristics which are referred as the personality traits of the hardiness. अब hardiness होता क्या है? It is a set of beliefs about oneself and the world and how they interact. आपके खुद के बारे में और वर्ल्ड के बारे में, और ये दोनों फीलिंग्स, थॉट्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं विद ईच अदर, इसको हम टर्म देते हैं हार्डीनेस. ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि हार्डीनेस होता क्या है. और अब हम जब हमने यहाँ पर बात करी थी पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में, जहाँ पे हार्डीनेस का इंट्रोडक्शन आया था, देन इट कंसिस्ट ऑफ द 3 C. अब ये C's क्या है, कमिटमेंट, कंट्रोल और चैलेंज. यानी कि स्ट्रेस जब आ गया है, आपको अपनी पर्सनालिटी में क्या क्या एलिमेंट्स को हाईलाइट करना है, दैट you are committing to the situation. Next, you are controlling the stressful conditions, and also you are giving a challenge to yourself or to the stressful condition कि आप इसको sort out कर पाओगे और आप इससे defeat नहीं होगे. All right, so it is stress resistant personality, जो कि changes आप अपनी personality में ला सकते हो stress को avoid करने के लिए.
या फिर अब जब प्रेजेंट है तो उसको रेजिस्ट करने के लिए ये सब कोपिंग मैकेनिज्म में ही आया है आपका। नेक्स्ट यू हैव लाइफ स्किल्स। कुछ लाइफ स्किल्स अपनी लाइफ में आप स्किल्स भी डेवलप कर सकते हो, जैसे कि दीज आर द अडेप्टिव एंड द पॉजिटिव बिहेवियर दैट इनेबल अस to deal effectively with the demands and the challenges of everyday life, जैसे कि assertiveness, time management, rational thinking are some of the life skills। अब हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में कि assertiveness होता क्या है। So it is behavior or the skill that help to communicate clearly। जब आप क्लियरली किसी को अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हो, उसे बोलते हैं कि आप कितने ज्यादा असर्टिव हो। ऑलराइट, एंड कॉन्फिडेंटली आर फीलिंग्स, नॉट ओनली जस्ट फीलिंग्स, नीड्स, डिमांड्स, वांट्स और थॉट्स। जब आप इसको काफी क्लियरली एक्सप्रेस करते हो तो ये आपकी पर्सनैलिटी में आपकी असर्टिवनेस दिखा रहा है। एंड इट इज द एबिलिटी टू से नो टू अ रिक्वेस्ट। आप कोई रिक्वेस्ट जिसको कि आप अग्री नहीं करते हो तो आप क्लियरली उसके बारे में नो बोल सकते हो। इससे क्या पता चल रहा है, यू आर असर्टिव। टू स्टेट एन ओपिनियन विदाउट बीइंग सेल्फ कॉन्शियस। हम कभी कभी कुछ बातें नहीं बोल पाते हैं ना, हम सोचते हैं ये क्या, उसे क्या लगेगा, वो क्या सोचेगी, तो उसे हम बोलते हैं नॉन असर्टिवनेस। जब आप क्लियरली किसी चीज को नो बोलते हो उसे बोलते हैं असर्टिवनेस। और टू एक्सप्रेस इमोशंस सच एज लव, एंगर एक्सेट्रा ओपनली। अब इससे क्या होता है, इससे पता चलता है दैट यू आर हाई एट योर कॉन्फिडेंस और आपकी सेल्फ स्टीम भी हाई है। नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट हमें करना चाहिए, ये काफी बेनिफिशियल होता है, हम सबको पता है। ऑलराइट, द वे यू स्पेंड योर टाइम डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। आपने वेस्ट कर दिया तो नेगेटिव इफेक्ट्स है, और अगर आपने यूज कर लिया तो पॉजिटिव है। So the central principle of time management is to spend your time doing the things which are beneficial in achieving your goals। तो सब कुछ पॉजिटिवली यूटिलाइज करना चाहिए और टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। So next is rational thinking। Some of the principles of rational thinking are challenging your distorted thinking and irrational beliefs। आपके अंदर भी कुछ ना कुछ नेगेटिव फीलिंग्स होती है, नेगेटिव परसेप्शंस होते हैं, उसको आप खुद ही चैलेंज करो कि आप में ये नेगेटिविटी क्यों है और क्यों है, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। लेकिन सबसे पहले आपको रियलाइज करना जरूरी है कि आप में ये एलिमेंट प्रेजेंट है। सो ड्राइविंग आउट द पोटेंशियली इंट्रूसिव नेगेटिव एंग्जाइटी प्रोवोकिंग थॉट्स एंड मेकिंग पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। सो जब आपको पता है कि ये नेगेटिविटी प्रेजेंट है, उसको आप पॉजिटिव वे में आप चेंज करना चाहोगे। नेक्स्ट यू हैव इंप्रूविंग रिलेशनशिप। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है रिलेशनशिप्स को इंप्रूव करने में, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कम्युनिकेशन। जब दो लोगों में कम्युनिकेशन अच्छा होता है तो उनकी रिलेशनशिप भी काफी हद तक इंप्रूव होती है। और इसमें और कई बातें आती है, जैसे कि दिस कंसिस्ट ऑफ 3 एसेंशियल स्किल्स। लिसनिंग टू व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग। जिन दो लोगों में बात हो रही है, पहले फॉर एग्जांपल मैं हूं और कोई और है, मुझे इतना अवेयर होना चाहिए कि मैं दूसरे की बात सुनूं कि वो क्या एक्सप्रेस करना चाहता है। अब सुनने के बाद मैं अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स उसको बताऊं कि मैं क्या सोचती हूँ पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में। एंड जो थर्ड है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, कि अगर अदर पर्सन की ओपिनियन मुझसे कंपाइल अप नहीं करती है, ये दोनों स्टेटमेंट्स जो मैं बोल रही हूँ और कोई अदर पर्सन बोल रहा है, वो दोनों सेम साइड नहीं है, मे बी वो कंट्रास्टिंग हो, तो मैं इसे पॉजिटिवली लूं। इसमें मुझे एंगर नहीं दिखाना है कि अगर कोई और कुछ बोल रहा है तो मैं अब वहां पे उससे लड़ने बैठ जाऊं। सो एक्सेप्टिंग द अदर पर्सन्स ओपिनियन एंड फीलिंग्स इवन इफ दे आर डिफरेंट फ्रॉम योर ओन, इससे इंप्रूव होती है रिलेशनशिप्स। क्योंकि अगर मैं भी गुस्सा दिखाऊंगी, अदर पर्सन भी दिखाएगा, तो यहाँ तो लड़ाई स्टार्ट हो जानी है ना। नेक्स्ट इज सेल्फ केयर। अब इसमें क्या आता है, इफ वी कीप आवरसेल्व्स हेल्दी, फिट, वी हैव बैलेंस्ड डाइट, we are doing physical exercise, we are having a proper schedule of sleeping and all, then our breathing patterns reflect our state of mind। क्योंकि जब हम काफी स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं तो सबसे पहले हमारी जो ब्रीदिंग है ना वो हैम्पर होती है, हम शॉर्ट शॉर्ट ब्रीथ लेते हैं, कभी ध्यान दीजिएगा। एज व्हेन वी आर स्ट्रेस्ड और एंशियस वी टेंड टुवर्ड रैपिड एंड शैलो ब्रीदिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट यू हैव ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट्स। हमारे अंदर काफी अनहेल्पफुल हैबिट्स होती हैं, जैसे कि अवॉइडेंस, देन प्रोक्रास्टिनेशन। इसमें क्या होता है, टाल मटोल करना, यानी कि कोई काम है आप उसको अवॉइड कर रहे हो, बाद में करूंगा, कल करूंगा, परसे करूंगा, इसको बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन एक्सेट्रा। एंड तो ये अनहेल्पफुल हैबिट है, हमें इन्हें अवॉइड करना चाहिए टू कोप इन द शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में तो हमने आज के काम को कल पे टाल दिया, बट करना तो है ही ना, तो ये एक अनहेल्पफुल हैबिट है, इसे हमें अवॉइड करना चाहिए। वेरियस फैक्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड which facilitate the development of positive health, जिसमें कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, social and spiritual well-being
and not merely the absence of health or disease. अब ये जो हेल्थ की डेफिनेशन है ना, इट इज गिवन बाय WHO और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको बाय हार्ट लर्न कीजिएगा। दैट हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फिजिकल, मेंटल या सोशल और स्पिरिचुअल वेलबींग का ही मतलब हेल्थ होता है कि हाँ फिजिकली भी ठीक है, इमोशनली भी है, स्पिरिचुअली भी है एंड सोशली भी है। बट इसमें कभी कभी हमें जनरल लेमन लैंग्वेज में भी तो चलता है, अगर किसी को कोई बीमारी नहीं है तो वो हेल्दी है, ये नहीं होता है हेल्थ। हेल्थ की काफी सारी डायमेंशंस होती है जैसे कि इस डेफिनेशन में बताया गया है। नेक्स्ट यू हैव डाइट। हम सबको पता है कि बैलेंस डाइट काफी इंपॉर्टेंट होता है, इससे हमारा मूड अपलिफ्ट होता है, एनर्जी रिप्लेनिश होती है, मसल्स रिलैक्स होती है, सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, देन इलनेस प्रिवेंट होती है और हम स्ट्रेंथन अप फील करते हैं। एक्सरसाइज से क्या होता है, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टडीज हैव कंफर्म दैट consistently positive relationship between the health and the exercise। हम सबको पता है इसके बारे में। All right, so next is positive attitude। किसी भी situation के लिए हमारा attitude कैसा है। Some of the factors leading to positive attitude are having a fairly accurate perception। जो भी goals अपने लिए set करो उसे हमेशा realistic रखो, unrealistic goals नहीं रखने चाहिए। A sense of purpose in life। आप जो भी हो, आप exist कर रहे हो तो आपका कोई purpose होना चाहिए ना। Don't be just मेरे पास तो कोई काम ही नहीं और खाली बैठे। सबका कोई ना कोई पर्पस होता है, सबको पास कुछ ना कुछ करने के लिए होता है। Nobody is idle, all right? And the responsibilities कितनी सारी हैं? तो idle तो एक वेग टर्म होता है। And acceptance and tolerance for the different viewpoints। अब किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशंस में अलग अलग लोगों के व्यू पॉइंट्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंगली हमें अपने एक्शंस को कंपाइल अप करना चाहिए। नेक्स्ट यू हैव पॉजिटिव थिंकिंग एंड सोशल सपोर्ट। पॉजिटिव थिंकिंग में क्या आता है, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। हम सबको पता है ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच क्या होती है, विच इज एन इंक्लिनेशन टू एक्सपेक्ट फेवरेबल आउटकम। कोई भी प्रॉब्लम है आप सोचो कि उसका फेवरेबल आउटकम आएगा, और फेवरेबल आउटकम आने के लिए जो जो एफर्ट्स रिक्वायर्ड है आप उस डायरेक्शन में वर्क करो। तो ये क्या आया, पॉजिटिव थिंकिंग में आया। नेक्स्ट यू हैव सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द एग्जिस्टेंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पीपल ऑन whom वी कैन रिलाई अपॉन। यही सब होते हैं फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स और हमारे वेल विशर्स। सो दे नो हाउ टू केयर, हाउ टू वैल्यू एंड लव अस। सो इट मे बी इन फॉर्म ऑफ टैंगिबल सपोर्ट or assistance involving materialistic aid, money, goods, services, etc. All right, that's how we have completed this particular chapter. By Learn Karo Premium subscription, you can attend live classes anywhere, anytime. Entire study material आपको provide कराया जाएगा in PDF format। आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो, as you'll get personalized student reports. You can attend the doubt clearing sessions both online as well as offline। अकेले पढ़ना in case आपको काफी बोरिंग लगता हो, monotonous लगता हो, then you will be enrolled in classes along with your peer groups। You can also attend live tests, quizzes and assignments। आप डाउनलोड कीजिए हमारा ऐप लर्न करो, the live learning app, and you may also join us on Telegram। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड हैं। Still, if you have any doubts, any queries, do ask me in the comment section below। I shall meet you in the next class. Till that time, keep studying, stay safe, all the best, bye bye।